आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है, जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। मैं हाजिर हूं सलाम दक्कन में, दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। बुलेटिन का रुख करेंगे अहम खबर के साथ। ताम इंतखाबात 2019 के बीच हिंदुत्व और दहशतगर्दी के मुद्दे चल ही रहे थे कि एक बयान ने आग में घी का काम कर दिया। साउथ के सुपरस्टार और हाल में लीडर बने कमल हसन के बयान पर नया हंगामा शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के ज़िमनी इंतखाब के तशहीर के दौरान कमल हासन ने बाबाए कौम के कातिल को मुल्क का पहला दहशतगर्द बताया है। अपने उम्मीदवार एस मोहनराज के तशहीर के दौरान हासन ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में पहला आतंकवादी हिंदू ही था और वो नाथुराम गोडसे था। இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாத்துராம் கோட்சே. அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன்। साउथ सुपरस्टार के बयान से नाराज बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। कमल हासन के बयान पर जहां एक संत ने सियासी बयान देते हुए गोडसे का दिफा किया है, तो वहीं जेडीयू लीडर ने इसे मजहब की आड़ में सियासी बयान करार दिया। नाथुराम गोडसे की बात करते हैं तो वो कभी आतंकवादी की संज्ञा में वो आते भी नहीं है, वो भी हिंदू थे। तो ये कहना कि हिंदू आतंकवादी है, मुझे लगता है कि कमल हसन जी को अपना इलाज करा लें और अपने समाज को ढूंढें। वो जिस समाज के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उनमें क्या हो रहा है जरा उसका अध्ययन करें। वो आतंकवाद को केवल हिंदुओं से क्यों जोड़ा जाए? आतंकवाद अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। उसका न धर्म है, न मजहब है, न जाति है, न क्षेत्र है। आतंकवाद आतंकवाद है और राजनीति के कारणों से उसको हिंदू और मुसलमान कहने में हम समझते हैं कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई और जो मुहिम होनी चाहिए एकजुटता के साथ, उसमें खलल पैदा होती है। इंतखाबी माहौल में हर सियासतदान अवाम के जज्बात को उभार कर अपना मकसद हल करना चाहता है। ऐसे में संजीदगी अवाम को ही दिखानी पड़ेगी, जो उन्हें अवामी मसाइल से भटकाकर अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आम इंतखाबात 2019 के नतीजों से पहले ही अपोजिशन जमातें अपने हिकमत आजमाने में लगी हैं। हालांकि 21 मई को होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग को ममता बनर्जी ने झटका दिया है। उन्होंने कहा कि नताइज से पहले किसी तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। वहीं तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव लगातार अपनी मुहिम में लगे हैं। इसी कड़ी में आज केसीआर ने डीएम के सदर एमके स्टालिन से मुलाकात की। इससे पहले भी तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव केरल और उड़ीसा सीएम से मुलाकात कर तीसरे फ्रंट की सरकार बनाने पर बातचीत कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसे ख्वाब के अलावा कुछ नहीं मानती। उनका कहना है कि पीएम मोदी दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन का कहना है कि 23 मई के नतीजों के बाद मुल्क को नया वजीर आज़म मिलने जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में हैं, लेकिन सियासी मफाद के लिए लीडरान कुछ भी बोलने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तल्ख अंदाज दिखाया। खड़गे ने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं कहते हैं कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतेगी। क्या आपको ऐसा लगता है अगर कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती तो क्या वो दिल्ली के विजय चौक पर खुद को फांसी लगा लेंगे? हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने एचडी देवगौड़ा को टेम्परेरी पीएम कह दिया था। इससे पहले बीजेपी लीडर मल्लिकार्जुन की घेराबंदी शुरू भी कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उस मुख्यमंत्री के पिता प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भले टेम्पररी रहे हो, कुछ समय रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे थे और उनका बेटा कांग्रेस ने उसको मुख्यमंत्री बनाया है। ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जो कर्नाटक में सरकार चला रहा है, उसने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा सेना में तो वही लोग जाते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है। कांग्रेस के 40 सीट बरಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇದು ಯಾರು ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಈ 40 ಸೀಟ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ
ಮೋದಿ ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕೋತಾನ. He's speaking all nonsense because he's desperate, and you know everybody is going to lose the Lok seat. That's why he's speaking all this. But the replay in the and Vishwanath, sir, you saw him taking pot shots at Siddaramaiah. Siddaramaiah responded. But Vishwanath speaks anything is only because of Kumar Swamy's direction only will speak these things. And he shows the difference between Congress and JDS. These by-poll results, will it have a change in the government? 101%, that's all. That's what the people are speaking and all the media people are speaking. We will wait up to know. लगातार जिस प्रकार की ओछी बयानी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उसी श्रेणी में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हो गए हैं। और दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार वो नेता प्रतिपक्ष के पद नहीं मिलने वाला है, हो सकता है इस विषय को लेकर वो बहुत सदमे में है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के नेता तो बने लोकसभा में, बट लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद ग्रहण नहीं कर पाए, तो ये सदमा उन पर काम कर रही है। और वो भी राहुल गांधी की तरह, सिद्धू की तरह बचकाने बयान दे रहे हैं। अब खड़गे जी क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें कि कांग्रेस को 200 सीट आ रही है। अगर ये उनकी अपेक्षा है तो शायद वो थक गए हैं इस चुनाव में। कुछ लोकतांत्रिक चुनाव में हर पार्टी ये बताना चाहती है कि दूसरी पार्टी कितनी विफल होगी। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की तरफ आरोप करके कहा है कि कांग्रेस जो समझ रही है जीतेगी वो नहीं जीतेगी, तो क्या कांग्रेस इस मामले में परहेज करती है प्रहार करने पर बीजेपी पे? कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच आपसी तनाजे रुकने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर वेणुगोपाल राव ने इत्तेहाद की मजबूती पर जोर दिया है। राव ने कहा कि बीजेपी हर हाल में रियासती हुकूमत को खत्म करने पर तुली है। इससे पहले जेडीएस के रियासती सदर एच विश्वनाथ ने कहा कि कांग्रेस लीडरान को इत्तेहाद में बिखराव नहीं करना चाहिए। हालांकि पहले विश्वनाथ ने साबिक सीएम सिद्धारमैया के कामकाज पर सवाल उठाए थे, जिससे नाराज खुद सिद्धारमैया ये मामला इत्तेहादी कमेटी में उठाने की बात कह रहे थे। हालांकि आला क़यादत ने इसे रफा दफा करा दिया। Totally, the country is now witnessing a disappointment against the present Modi government. Therefore, there should be a change throughout the country. In this election of this assembly by elections, I am very much sure that they will vote accordingly against BJP and politics. What politics BJP is spreading here in Karnataka also you can see. Last assembly election they didn't get any majority. The day one onwards, there is only one mantra for BJP to topple this government. This day before yesterday, I saw a statement from a big BJP leader of Karnataka. 20 MLAs of Congress are in contact with me. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAs ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಗೆ ಕಂಟಕ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ 2022ಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ Whatever Vishwanath told, rightly he told. Siddaramaiah is a failed chief minister of Karnataka. He has not done anything. He wanted to divide the society, divide the religion in Karnataka, and by that he wanted to come to the power. But Karnataka people rejected him. That's why Siddaramaiah is frustrated. Siddaramaiah wanted to chief minister again by backdoor. That's why Vishwanatha rightly told that Siddaramaiah totally failed chief minister. बेंगलोर में तनवीर पर पुलिस के
मजालिम का मामला चल ही रहा था कि ऐसा ही एक मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। रामनगर के तौसीफ नाम का 18 साल का नौजवान अपने पंक्चर की दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में जरूरियात से फारिग होने पर पुलिस ने उसे इतना मारा कि वो अस्पताल में जेरे इलाज है। मैं पाया था, सब आया था उससे मंगाई खड़ा के मुझे सब को लगाया था। वहाँ से मैं सब को लगा गाड़ी सट कर लाऊँ, पीछे से पुलिस रहा को पीछे टुंडा से माल है उतर बट मैं कहीं गया सो मैं सब को खड़ा गाड़ी उतर में सब को गाड़ी सट कर लगा ज़्यादा था सट कर लगा पुलिस से रहा मुझे माल है। 12:30 बजे फ़ोन करे, ऐसा अब्बा मुझे पकड़ ली पुलिस वाला, क्या तुम आको देखो और बोल को। मैं जाने के वास्ता वो क्वार्टर्स को आए, बच्चे को लेके गाड़ी में बिठा के बाइक में मेरी बाइक में बिठा के लेके आए। उधर लेके आने के बाद फिर मेरे सामने भी मारे। हमें यहाँ घर में बच्चा आता कर लगो रहे तो कहाँ है बच्चा, मैयत बना डाल डाली हूँ से हमारे यजमान को दुनिया का फिर रही, उनको भी मारती घर को बोल रही बाद ना वो मार चल रही, लेकिन तो चल स्टेशन को घर को बोलती हूँ से उनकी गाड़ी मांग लिए थे। मामले की खबर लगते ही एसडीपीआई के हंगामा करने पर मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद रियासती माइनॉरिटी कमीशन ने भी पुलिस को नोटिस जारी किया है। हमारा एक उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है कि तौसीफ जो है एक मजलूम को जो है इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दें और उन लोगों के हम माइनॉरिटी कमीशन के साथ हम तैयार हैं, कदम ब कदम हम तैयार हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन हमें इंसाफ दिला कर ही रहेगा। फॉर्मल कंप्लेंट ये लोग रामनगर के देने के बाद, लड़के के वालिद की कंप्लेंट लेने के बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस रामनगर से है ना, इसके बारे में फर्दर एक रिपोर्ट मंगाया गया है, एक नोटिस भेजी गई है कि इस सिलसिले में तहकीक करके एक रिपोर्ट हमको भेजे। अगर वो रिपोर्ट आने के बाद फिर कमीशन बैठेगी और उसके बारे में क्या फर्दर कार्रवाई करना है वो कमीशन से रिकॉर्ड करेगी। पुलिस की जानिब से हो रही नाइंसाफियों की वजह से अक़लियती नौजवानों में खौफ का माहौल है, तो सियासी लीडरान की संजीदगी भी एक सवाल खड़े कर रही है। बेंगलुरु के तनवीर का मामला अभी थमा ही नहीं था कि रामनगर के तौसीफ का मामला सामने आया है। रामनगर के तौसीफ जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर है, इसे 3 पुलिस अहलकारों ने इतना पीटा कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है। फिलहाल तौसीफ को शिफा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, ज़ी मीडिया, बेंगलुरु। बढ़ते बुलेटिन में आगे, बेंगलोर के नौजवानों में नशे की लत तेजी से फैल रही है। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में इसका असर काफी खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। नशे की रोकथाम के लिए मकामी पुलिस के साथ कई समाजी तंजीमें भी सरगर्म रही हैं, तो कई स्कूल और मजहबी तंजीमें भी बेदारी मुहिम चलाकर नौजवानों को इससे दूर रहने की बात कर रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि जैसे यहाँ के रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स है, मस्जिद है, चर्च है, टेंपल है, वहाँ पे जाके हम ये भी उनको भी एक ड्राइव दिखा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे आपके माध्यम के थ्रू देयर मीडियम इसको कैसे आप कर्टेल करें। एंड ख़ासकर डीजे हल्ली और केजे हल्ली के एरिया में थोड़ा ज़्यादा है। कोई भी बचपन से कोई ड्रग एडिक्ट नहीं बनता, या बड़े होके भी काफ़ी, ये एक डिप्रेशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम इसको एक काउंसलिंग करेंगे और इंस्टीट्यूशन सारे मिल के एंड दूसरे स्टेक होल्डर साथ में इसको वर्क करेंगे, इंशाल्लाह हम इस मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम जहाँ करते हैं, ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे डीसीपी जो यहाँ हमारे नॉर्थ की है, एक आईपीएस ऑफिसर है कलास कुमार स्वामी, वो आई थी एज अ गेस्ट यहाँ पे, और हमने जो है यहाँ ही हमारे कॉलेज में ही नहीं, बाहर के आसपास के जितने भी हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ में है, हमने रैलीज़ निकाले, हमने स्किट्स किए, ड्रामाज किए, बहुत सारे हमने प्लेज वहाँ पर किया, ताकि ये जो है नशे की जो एक बहुत बड़ी लत खासतौर हमारे मुसलमान बच्चों में जो और इस एरिया में जो है ज़्यादा है, और उसको अवेयरनेस करने के लिए, और ये लत हमारे कॉलेज में ना घुसे, इसको हम वहाँ पे प्रोटेक्ट। माह रमजान में इफ्तार एक अहम मरहला होता है, जिसमें जायकेदार खाने का अहम रोल होता है। बेंगलोर गंजी भी काफी पसंदीदा डिश है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलोर और चेन्नई में इफ्तार में पसंदीदा डिश है गंजी, जिसे आश या कंजी भी कहा जाता है। गंजी को अक्सर मस्जिदों में कमेटी या नौजवानों की जानिब से बनवाया जाता है, जिसे ग्रुप इफ्तार में इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर रोज़ा रहते हैं रोज़दार,
तो उसके लिए कि उनके लिए जिस्म में ठंडक और राहत पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। अब इसकी तारीख़ तो नहीं मालूम, लेकिन एक तवील अरसे से, एक ज़माने दराज से जो इसको आश भी बोलते हैं, गंजी बोलते हैं, इस तरीके से लोगों को बना करके मस्जिदों में तकसीम करते हैं। लोग अपने एतबार से पेश करते हैं और गंजी बना करके पूरे मोहल्ले में घर घर से बच्चे, औरतें, मर्द, ख़वातीन सब ले जाते हैं और बड़े शौक़ से इसे, एहतमाम से इसको अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। सवेरे 10 बजे शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ये पूरा मुकम्मल रेडी हुए तक शाम में 4 बजे तक रेडी होते हैं। और इसके लिए क्या डालते हैं, रिफाइंड ऑयल डालते हैं, कनकी डालते हैं, मूंग की दाल डालते हैं, तरकारी डालते हैं, पूरा उसके अंदर मसाले पूरे मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान जो हैं देख लेते हैं, मुबल्लिग हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, और ये सारा जो है सब वॉलंटरीली करते हैं। यहाँ पर कोई भी यानी कि दरमा यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, सब अपनी खुशी से करते हैं। गंजी को चावल गोश्त से बनाया जाता है। इसे काफी देर तक पकाने के बाद इसे तकसीम किया जाता है, जिसके लिए बच्चे कतार में लगकर लेना पसंद करते हैं। जी गंजी अच्छी रहती है और हर महीना रमज़ान में 1 महीना पूरा जो है रोज़ गंजी बट्टी इफ्तार के वास्ते गंजी ज़रूरी है। एक तो ठंडी ये पिए तो पेट में जो गर्मी रहती है वो पूरा दूर हो जाती है। और ये बात है हर मस्जिद के पास भी, हर मोहल्ले में भी माशाल्लाह गंजी बांटती, तो गंजी पीने से बहुत फ़ायदे हैं। तो गंजी लेते हैं आप? तो रोज़ गंजी लेते हैं, हमें एक दिन भी लिए बगैर नहीं रहते, और जिस दिन गंजी नहीं लेते उस दिन बहुत ख़राब लगता है। बगैर गंजी के हम इफ्तार नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक आम आदमी की तरह हम भी इधर आते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। 4:30 बजे से शुरू करते हैं लोग बांटने के लिए, तकरीबन 5:15 तक अल्हम्दुलिल्लाह दोनों देख हो जाते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। गंजी को बनाने के लिए मोहल्ले के लोगों का ताउन रहता है। नौजवान इस खिदमत को अंजाम देते हैं। जिस तरह हैदराबाद का हलीम आम है, तो गंजी यहाँ के लिए काफ़ी मशहूर है। जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।